अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एपीएस का मैथ है क्लास 7 का, उसका जो पेपर है फाइनल, वो है यानी कि 2021 2023 का 22 का जो सेशन है उसका पेपर है। इसका जो पहला सब्जेक्टिव पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मसला है तो वो आप देख सकते हैं। इसमें हम जो है सॉल्व करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व हो अपलोड है तो सब्जेक्टिव पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि जी 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सेक्शन बी जिसे कहते हैं। अब कह रहे हैं कोई से 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो हमने तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपने 6 हैं। अगर टाइम हो तो बेशक एक्स्ट्रा भी कर लें। सम टाइम ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो दूसरे के नंबर मिल जाते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज 5.3 का है, जो है क्वेश्चन है द एरिया द सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। मतलब कह रहे हैं कि क्यूब है जिसका जो सरफेस एरिया है वो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ ऑफ क्यूब फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ये देखें क्वेश्चन मैंने साथ साथ पहले सॉल्व कर लिया था ताकि टाइम कम लगे। इसका लेक्चर वैसे मैंने अपलोड भी किया हुआ है इस वाले क्वेश्चन का। अब देखिए मैंने एरिया मेरे पास उसने कितना दे दिया था, ये एरिया उसने दे दिया कि एरिया दे दिया, तो ये देखो मैंने एरिया लिख दिया। फिर लेंथ को मैंने लेट कर लिया कि अगर लेंथ ऑफ क्यूब क्या है एल है तो एरिया ऑफ क्यूब मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगा। तो सॉरी लेंथ इनटू लेंथ ही कंसीडर होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो देखो एरिया के जो है एल है तो उसकी जगह एल स्क्वायर लिख दिया, और एरिया कितना है ये उसने दे दिया ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल को इधर ही रहने दें और ये जो एरिया है एरिया को एरिया के नीचे लिख दें। लेकिन मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया कि जो एल है एल स्क्वायर इसी तरह आएगा और एरिया के नीचे ये अगर वैल्यू पुट कर दें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इस एल को मैंने इधर लिख दिया और जो एरिया की वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी। इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बनाया, वो बनाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब ये देखें यहाँ से मैं ए बना सकता था, ये देखो ए स्क्वायर बना लिया और यहाँ से देखो मैंने बी स्क्वायर बना लिया। इन्हें 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा और एक्स का होल स्क्वायर। फिर प्लस ये देखिए 2 फार्मूले का, ए मेरे पास एक्स है और बी यानी बी मेरे पास क्या है 2 है। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यही चीज़ मेरे पास ऊपर बनेगी, एक्स का स्क्वायर खोलूँगा तो एक्स स्क्वायर 2 2 ज़र 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया जो कि इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसलिए ए मेरे पास आप यहाँ चाहें तो बेशक मेंशन भी कर सकते हैं हेयर, ए इज इक्वल टू एक्स है और बी इज इक्वल टू 2 है। तो इसलिए ए की जगह देखो एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस क्या है बी है तो बी की जगह मेरे पास क्या है 2 है तो मैंने ये देखो 2 लिख लिया होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 2। तो मतलब जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी उसने क्या कहा था, लेंथ ऑफ क्यूब फाइंड करें, तो मेरे पास ये लेंथ ऑफ क्यूब आ गई है। ठीक है, लेंथ ऑफ जो क्यूब है वो मेरे पास क्या आ गई है, एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो एल क्यूब होता है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो क्योंकि इसकी सारों की साइड एल ही है तो इसलिए एल क्यूब हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है मेरे पास जो x प्लस 2 आया उसका जो है मैं क्यूब ले लूँगा, क्योंकि ये l है तो ये देख सकते हैं l है तो l की जगह l की वैल्यू पुट की, l के ऊपर क्यूब है तो l की वैल्यू के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अब देखिए मेरे पास जहाँ इधर a है तो a की जगह मेरे पास x है, जहाँ b है b की जगह मेरे पास 2 है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ मेरे पास a होगा a की जगह मैं x लिखूंगा, जहाँ जहाँ मेरे पास b होगा वहाँ मैं 2 लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं a की जगह मैंने x लिखा 3, इसी तरह a की जगह x है, b की जगह 2 प्लस 3, इसी तरह ये a की जगह x, क्योंकि x है की जगह b है, b की जगह 2 है तो 2 प्लस ये देखिए b है, b की जगह 2, 2 के ऊपर क्यूब है तो क्यूब, जहाँ स्क्वायर था स्क्वायर डाला, जहाँ क्यूब है क्यूब, तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देख सकते हैं कि ये वाला 2 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़र 6 और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 12, और ये वाला एक्स इसी तरह, और 2 का क्यूब 8 यानी 2 3 टाइम तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। ये 12 कैसे आया, 2 का स्क्वायर जब आप लेते हो तो क्या हो जाता है
4 हो जाता है। तो 4 को जब आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, और ये वाला x इस तरह आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका क्यूब फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये हमारे पास आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब इसी का हमने क्या करना है जी, पार्ट जो दूसरा है यानी कि वो करना है। अब उसको यहाँ पर मैंने ये देखें, मेरे पास जो 4 है यहाँ पर मैंने किया। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन है 2w + 3x w - 5x - 3w + 7x w - 7x है। तो इनको सिंपल, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये देखो इसको मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या हो गया 2 इस तरह आ गया, ये वाला w और ये वाला w स्क्वायर हो गया। अब इसको मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 सर देखें 10 हो गया, ये वाला w और ये वाला x wx हो गया। अब इस 3 को इस wx से 3x को w से मल्टीप्लाई किया तो 3s इसी तरह आ गया, ये वाला w और ये वाला x आ गया। फिर अब ये देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 5 सर 15, ये वाला x और ये वाला x और x स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह देखो 3 को w से मल्टीप्लाई किया तो 3 इसी तरह, ये वाला w ये वाला w स्क्वायर हो गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, ये वाला w ये वाला x इसी तरह आ गया w और x। फिर देखें 7 इसी तरह आ गया, ये वाला w ये वाला x wx हो गया, जब ये वाला s से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस 7 7 सर 49, ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर हो गया। अब इसके साथ मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाए रखी, ब्रैकेट को मैंने नहीं हटाया, उसकी रीज़न ये थी कि आगे साइनेज चेंज होना है। ये देखें 2w² इसी तरह आ गया, 7 में से ये भी wx की वैल्यू, ये भी wx की वैल्यू, ये माइनस है ये प्लस है, तो 7 में से 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ये -15 इसी तरह आ गया, ये वाला माइनस इसी तरह आ गया, ये देखो 3w² इसी तरह आ गया, 21 में से 7 चले गया तो 14 बचा, 21 जो है वो बड़ा है तो साथ बड़े नंबर का साइन लगेगा माइनस, और -49 x² इसी तरह है। अब ये देखें ये वाली वैल्यू सेम आ गई है। इस वाले स्टेप में सिर्फ क्या हुआ कि ये वाली ब्रैकेट ख़त्म की, जब ब्रैकेट ख़त्म की बाहर माइनस था तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, और ये वाला माइनस प्लस में चेंज, अंदर 2 माइनस थे दोनों क्या हो गए प्लस में चेंज हो गए। अब ये देखें 49x² को मैंने पहले लिख दिया, और ये देखें 15x², 2x की वैल्यू x² की वैल्यू थी उनको एक साथ लिखा, ये देखो w² इसी तरह आ गया, ये वाला w² भी इसी तरह आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया -7wx, वो इसी तरह लिख दिया। फिर देखो 14wx था उसको भी इसी तरह लिख दिया। अब 49 में से 15 गया तो 34 बचे। अब देखो 3 में से 2 गया तो w² बचेगा, तो 3 क्या है बड़ा है तो साथ साइन माइनस लगेगा। इसी तरह 14 में से 7 गया तो 7 बचे, 14 बड़ा है तो साइन प्लस का लगेगा। फिर देखो x² वाली वैल्यू लिखी, फिर x वाली, और लास्ट में कांस्टेंट लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा 4b हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अब क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा आपने समझना है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, ये कोई आई थिंक कोई वर्क एग्जांपल है या प्रैक्टिस नो है उसमें से ही है। अब उसमें यहाँ पे शायद उसने 3 दिया है या क्या दी। अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास पहले क्या है, एक पूरा एक कंप्लीट एक स्केयर है। अब उस स्केयर के एक तो हमें एरिया ऑफ स्केयर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये पूरा जो है वो एक स्केयर की शक्ल में दिया हुआ है। तो अब इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ तक देखो इसका क्या है, रेडियस है जो कि 10 है। तो अब हमारे पास देखो टोटल जो है वो 10 इधर है और 10 इधर, तो टोटल हमारे पास 20 इसका डायमीटर आ जाएगा। तो बाकी आप इसलिए मैंने लिख दिया कि रेडियस ऑफ सर्कल देखो 10 है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये 10 है, तो आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ है 10 है। अब देखो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, तो डायमीटर हमने इसका निकाला। अब डायमीटर क्यों निकाला मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। अब देखो रेडियस मेरे पास 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक भी तो क्या होगा 10 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 10 और 10 20। तो इसका ये इसलिए निकाल रहे हैं डायमीटर, क्योंकि ताकि हमें ये वाली विड्थ का पता चल जाए। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा तो डेफिनेटली क्योंकि स्केयर है तो फिर इसकी साइड हमें पता चल जाएगी। जितना फासला यहाँ से यहाँ तक होगा ये सारी साइडों का फासला वही होगा, यानी डिस्टेंस सारों का सेम होगा। तो असल में इसकी जो सारी साइडें हैं वो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये डायमीटर निकालने का ये लॉजिक था। इसलिए देखो मैं रेडियस उसने दे दिया था 20, तो जो जब भी डायमीटर निकालना हो तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास डायमीटर आ जाता है। तो ये जो डायमीटर है असल में ये लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का स्टूडेंट फार्मूला होता है L², ठीक है। एरिया यहाँ पे लिखना था वो मैंने नहीं लिखा, वैसे एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है ना,
एल स्केयर होता है, तो एल की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो देखो 20 का स्केयर ले लिया, जब 20 का स्केयर लेंगे तो 400 है। अब ये जो 400 है इसमें ये शेडेड वाला भी एरिया है और अनशेड, ये व्हाइट पार्ट भी और जो ब्लैक पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये दोनों है, लेकिन हमें व्हाइट पार्ट नहीं चाहिए, तो हम व्हाइट पार्ट का एरिया अब हमारे पास क्योंकि टोटल 400 आगे है जिसमें ये व्हाइट पार्ट इंक्लूड है, तो अब हम क्या करेंगे कि व्हाइट पार्ट का एरिया जब निकाल देंगे तो टोटल में से जब ये वाला व्हाइट पार्ट जो है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे ये जो ब्लैक वाला एरिया है जिसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहते हैं वो बच जाएगा। तो इसलिए देखें एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, अब हम क्या करेंगे कि ये एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल जो है वो हम पहले निकालेंगे। हालांकि ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, 1/3/4 ऑफ द सर्कल है, यानी 3 हिस्से हैं सर्कल के, चौथा नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट निकालूंगा, उसकी रीज़न है मैं बताऊंगा आपको। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की जगह मैंने 3.14 पुट किया और आर जो है रेडियस मेरे पास 10 है, आप देख सकते हैं यहाँ से 10, तो मैंने 10 पुट किया, 10 का 100 होता है, इसका पॉइंट खत्म करो तो हमारे पास नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, यानी पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगे, ये वाला जो 100 है 100 से काट दिया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया 314, असल में क्या है कि ये वाइट पार्ट के साथ ये एक छोटा सा ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ना इसका चौथा हिस्सा है सर्कल का, ये भी है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो छोटा सा पार्ट है ना इसका ये वाला, इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि पहले मैंने कंप्लीट फिगर का निकाला यानी स्क्वायर का, फिर मैंने इस पूरे कंप्लीट सर्कल का निकाला। अब कंप्लीट सर्कल से मैं ये वाला पीस का जब मुझे एरिया पता चल जाएगा तो जो कंप्लीट सर्कल है उसके एरिया में से ये छोटा सा पीस जो है ये बीच में से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो अब देखें मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का मतलब होता है कि यहाँ से ये जैसे एक कोई सर्कल है ना कंप्लीट, तो उसके अगर डिवाइड कर दो उसे 4 पार्ट में, तो इसके ये वाले हिस्से, ये वाला एक यहाँ से यहाँ ये जो पीस है ना ये वाला, ये एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसी तरह ये वाला जो पीस है ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये वाला जो पीस है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये क्वाड्रेंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला एक क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है चौथा हिस्सा जो हमने निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि हमें 1/4 ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं इसलिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो 1/4 इसी तरह, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 10, 1/4 इसी तरह, पाई यानी पॉइंट खत्म किया नीचे 100, इसका स्क्वायर जब लिया 10 का तो 100, ये वाले 100 इस 100 से कट गया तो हमारे पास 314 डिवाइड बाई 4, तो जब इसको 314 को 4 पे डिवाइड करो तो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट ये जो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये इस पार्ट का है, ये जो छोटा सा पार्ट है ना यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस तरह 78 इसका आया है, जबकि इस पूरे सर्कल का कितना आया हुआ है 314। अब आपने देखना है कि हमने इसका निकालना है नेक्स्ट एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन हमने निकाला है। एरिया ऑफ अनशेडेड मतलब, एरिया ऑफ अनशेडेड का मतलब होता है ये वाइट पार्ट जो है उसका हमने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अनशेडेड का देखो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ अनशेडेड कैसे निकलेगा कि असल में एक कंप्लीट सर्कल का एरिया हमने निकाला, उसमें से एक पीस है ये वाला, इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का एरिया स्टूडेंट 314 है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये 78 है, ये जो छोटा सा पार्ट है जो ये वाला एरिया जिसको उसने ब्लैक किया हुआ है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो पोर्शन है ये 314 में से ये 78 निकलेगा तो पीछे ये वाला वाइट रीजन बच जाएगा। तो यही काम हमने किया, एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरे सर्कल का ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया जो कि 314 है माइनस एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लैक सा छोटा सा पोर्शन है इसका हम निकाल चुके हैं 78, तो 216। अब 216 ये वाला एरिया जो आपको व्हाइट वाला नजर आ रहा है, अब 216 आपके पास कौन सा है, अनशेडेड रीजन है, लेकिन उसने हमसे क्या कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर यानी जो पूरी फिगर है ये स्क्वायर है जिसका एरिया हमारे पास कितना आया था 400 आया था इस पूरे का, इस पूरे में से हमने क्या करना है कि ये वाइट वाला पार्ट जो हमारे पास आया है और वो कितना आया है 216, ये वाइट वाला पार्ट जो है वो 216 जो है ये 400 से माइनस देखो जब हमने किया तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये जो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये ब्लैक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पूरी फिगर का फिर एरिया निकाला, ये फिर इस पूरे सर्कल का निकाला, फिर सर्कल के निकालने के बाद इसके ये जो ब्लैक सा पार्ट है इसका निकाला। जब इसका हम निकाल चुके तो उस पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट माइनस किया, पूरे सर्कल का 314 था और इस छोटे से पार्ट का ये जो ब्लैक सा था इसका 78 था तो 216 आ गया। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ अनशेडेड आ गया। जब एरिया ऑफ अनशेडेड आ गया तो हमने एरिया ऑफ शेडेड निकालना था, तो पूरी जो सर्कल था जो स्क्वायर था उसका एरिया 400 था, इस 400 में ये वाइट पार्ट इंक्लूड था। तो उसका वाइट पार्ट का जब हमें एरिया पता चल गया कि 216 है तो उसको हमने बीच में से सिंपल माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब पार्ट बी में ना ये हो सकता है फिगर आपको उस तरीके से नज़र ना आ रही हो, क्योंकि जब इसका प्रिंट निकाला गया तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गए, तो आपको शायद इसके ऊपर जो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने साथ लिख दिया कि ये जो पाए चार्ट है इसका टोटल जो है देख सकते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ, ये देखें ये तो आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इनकी वैल्यू भी मैंने लिख दी और ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी लिख दिया। ये वाला एरिया अरेबिक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है और 126 है, जबकि ये वाला क्या है मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है और 95 है। ये वाला जो है साइंस को रिप्रेजेंट करता है और ये 67 है। ये वाला जो है इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है और ये 72 है। तो ये तो इसी तरीके से आपको बता दी कि इनकी कौन सी लैंग्वेज और कौन सा सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ये क्या है, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब अरेबिक मतलब एक सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट था जितना उसने पोर्शन को कैरी किया था वो एक्सप्लेन किया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें उसने क्या कहा है कि डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश का जो है परसेंटेज निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर इसे कहते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इंग्लिश दैट इज 72 डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, वो होता है जी 360, मतलब जो कंप्लीट जो होता है ये 360 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दैट रिप्रेजेंट इंग्लिश सब्जेक्ट दैट इज 72 डिवाइड बाय टोटल सेक्टर एरिया दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालनी होती है। ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा, 36 1 ज़र और 36 2 ज़र 72। ये वाला 2 इस 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20% आ जाएगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो उसने हमें एक फिगर दे दी है। फिगर ये है कि इस टाइप यूँ, यानी कि ये यहाँ से ऐसे इस तरह गई हुई है, ये यूँ है और ऐसे आपको नज़र आ रही होगी क्लियर सी। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छोड़ दें। अब हुआ क्या कि ये जो है इन अ फिगर सेमी सर्कल इज रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेपेजियम। कह रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम थी, इस तरह की एक जो है ट्रेपेजियम थी, जिसमें से क्या किया कि सेमी सर्कल को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, सेमी सर्कल को कह रहा है कि रिमूव किया गया है। ट्रेपेजियम ABCD COD इज द डायमीटर ऑफ द, कह रहा है कि COD जो डायमीटर है किसका है, COD इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। AB 34 है। ये देखें A से B तक कितना, यानी ये A है और ये क्या है B है और ये कितना है 34 है। आगे कह रहे DE जो है वो 5 है, DE यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, और AE जो AE है ये वाली साइड क्या है 21 है। AB जो है नहीं CD जो है, यानी यहाँ C है और ये D है, C से D तक कितना है जी हमारे पास 18 है। तो असल में ये हमारे पास पार्ट कौन सा E है, ठीक है E है। तो CE ये टोटल जो है ये टोटल 23 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ जो है ये देखें, यहाँ से यहाँ 18 है और ये वाला 5 है, तो टोटल 23 है, ये 34 है, यानी ये S1 है और ये क्या है S2 है और ये क्या है हमारे पास हाइट है। क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाइट होती है, S1 और S2 पैरेलल साइड होती हैं, जैसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये इसकी हाइट है। अब हमारे पास क्या है कि जी वो क्या करें, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर। एरिया फिगर का हमने क्या करना है कि जी निकालना है कौन सी एरिया फिगर, यानी जो बीच में से ये पीस निकाल दिया गया है ना सेमी सर्कल, उसको छोड़ के ये वाला एरिया जो पीछे बच जाता है ना इसका हमें एरिया चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कंप्लीट फिगर का निकालेंगे जिसमें ये सेमी सर्कल इंक्लूड होगा, और उस पूरे में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी वो आपसे कह सकता है, लेकिन शेडेड नहीं कहा तो एरिया ऑफ फिगर बच गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कि अगर आपने एरिया फिगर निकालना है ये वाले पोर्शन का, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालोगे, उसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस कर दोगे। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 हाइट S1 प्लस S2। जो ये भी हो सकता है S1 S2 को पहले लिखें और हाइट को बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। S1 और S2 मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड है, यानी साइड 1 साइड 2 का जो सम है, जो पैरेलल साइड है उनका सम और जो हाइट है वो। और जो सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई r²। अब ये देख सकते हैं कि 1/2 इसी तरह h की वैल्यू 21 है, ये देख सकते हैं 21 यानी हाइट 21 है, 21 पुट कर दी। S1 उसने हमें 34 दिया था, ये लिख दिया। S2 को आप देखें तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है 18 + 5। अब देखो 18 + 5 मैंने क्यों लिखा है, उसकी वजह यह है कि ये देखें ऐसे एक लाइन थी यूँ ना, तो उसमें देखो यहाँ से कुछ ऐसे गया हुआ था,
लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 18 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो डेफिनेटली 18 और 5 जब S2 ये पूरा हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो 18 + 5 इसलिए मैंने लिखा, और ये आगे जाके 23 हो गया S2। कैसे 18 + 5 कितना हो गया 23। ये वाला माइनस इसी तरह देखो 2 11 सर, तो ये 11 हो गया और 9 का स्क्वायर लेंगे 81, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 9। अब 9 कैसे देखें, यहाँ से लेकर ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो क्या है 18 है। अगर टोटल 18 है तो 9 इधर है और 9 इधर है, तो जो 18 है ये डायामीटर है, तो डायामीटर का जो हाफ होता है यहाँ से यहाँ तक जो फासला होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। ये 18 है तो ये 9 है, तो इसका मतलब है कि इसका रेडियस 9 है, इसलिए रेडियस में 9 पुट किया तो 81 हो गया। अब देखिए 81 को हमने क्या किया 11 से मल्टीप्लाई किया और 7 पे जब डिवाइड किया तो 127.28 आ गया। अब इसमें देखें 1/2 इसी तरह आ गया। ये जो 21 था इसको जब देखो 2 से काटा तो 10.5 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 57। तो अब ये देखें जब 21 को 2 पे डिवाइड किया तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये देखो 57, ये 5.7 ये 57 है, 34 में 23 ऐड किए तो 57 माइनस ये वाला 127.28 इस तरह आ गया। अब देखो 10.5 और 57 को जब मल्टीप्लाई किया तो 598.5 आ गया, माइनस ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। अब 598.5 में से 127.8 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 471.22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट एरिया ऑफ फिगर है। यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं थी तो मैंने इसी के आगे लिख दिया, एरिया ऑफ आपने लिखना है जी, एरिया फिगर इज इक्वल टू 471.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो 6 का पार्ट ए है वो हो गया। अभी हमने क्या करना है 6 का पार्ट बी करना है। अब 6 का पार्ट बी में देखें उसने हमें ना इस टाइप की वो एक शेप दे दी है, इसमें जस्ट हमने क्या करना है इनको फिल करके लिख देना है कि कौन सी जो साइड है वो मतलब क्या है इसकी ना, कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फिगर। ये देखें यहाँ पर इसको ये जो डबल एरो वाली लाइन होती है ना इससे पढ़ते हैं कोरिस्पोंडेंस, कि ए कोरिस्पोंडेंस टू डब्ल्यू से कि भाई ए बी सी डी जो है वो इक्वल है किसके डब्ल्यू कंग्रेंट है किसके डब्ल्यू एक्स वाई जी के, तो फिर क्या होगा कोरिस्पोंडिंग वर्टिसेस मैच होंगे। वर्टिसेस होते हैं ये जो कोने होते हैं ना, ये जो ये वाला ये कोना है एज सा, इसको वर्टिक्स कहते हैं, ठीक है, और प्लूरल वर्टिसेस होते हैं। अब ए जो है वो किसकी इक्वल होगा डब्ल्यू के, क्योंकि ये देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है, ये वाला ए जो है वो डब्ल्यू की इक्वल होगा, जो बी होगा ये देखें वो किसकी इक्वल होगा एक्स के, जो सी होगा ये देखो सी ये वाला वर्टेक्स इसकी इक्वल होगा, और ये जो डी होगा वो जेड की इक्वल होगा। तो इसलिए ये देख सकते हैं कि डी को मैंने जेड के कोरिस्पोंडेंस किया हुआ, सी को वाई, बी को एक्स के। अब ए बी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, कि जो बी पे एंगल बनेगा और एक्स पे बनेगा वो 80 डिग्री का होगा, यानी कि बी पे और एक्स पे बनेगा वो 80 डिग्री का होगा। क्यों कि अगर यहाँ 80 है तो बी जो है वो बी और एक्स दोनों वर्टिक्स सेम है, तो यहाँ पर 80 है तो इधर भी एंगल कितना बनेगा 80 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया। दूसरी बात जो y और c पर बनेगा वो 60 का बनेगा, y और c पे 60 का बनेगा। अब ये देखें हमारे पास क्या है y है और ये हमारे पास क्या है c है, तो y और c क्या है कोरिस्पोंडेंट वर्टिक्स हैं, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल के कोरिस्पोंडेंट वर्टिक्स हैं, तो इधर 60 है तो इधर भी क्या बनेगा 60, तो इसलिए ये देखो मैंने साथ लिख दिया 60, और ये भी बता दिया कि x जो है कोरिस्पोंडेंस टू b है, एंड देन y कोरिस्पोंडेंस टू c है, एंड z कोरिस्पोंडेंस टू d है। अब इसी तरह ए डी और डब्ल्यू जेड जो है वो इक्वल होंगे 2 सेंटीमीटर के। उसकी वजह क्या है कि ए डी और डब्ल्यू जेड, अब देख सकते हैं कि ए डी और डब्ल्यू जेड कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की कोरिस्पोंडिंग साइड है, इसलिए अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी जहाँ मैंने लिखा है किधर गया इधर लिखा है लिख सकते हैं, और इसके आगे यूँ भी लिख सकते हैं कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप इतनी लाइन लिखते हैं तब भी आपका ठीक है। ये वाला अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यूँ भी लिख सकते हैं। इस तरह डब्ल्यू एक्स और ए बी डब्ल्यू एक्स ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए ए बी जो है वो किसकी इक्वल होगा 4 के, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिंपल फिल करना था वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो
ये हमारे पास देखो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये यहाँ पे बेशक जी ए बी आ जाएगा, ए डी की जगह डब्ल्यू क्या लिख लें, जेड लिख लें, और इधर देखो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एक्स वाई जी है तो बी सी डी आ जाएगा, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा जी 60 डिग्री के आ जाएगा, और ये 80 डिग्री के आ जाएगा। तो बस इतना सा ऐसे फिल करना था, वो फिल कर दिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के मैंने जो चैप्टर 6 ABC सारा मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें बड़ी डिटेल में ये मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है, तो मेरी कोशिश है कि बहुत कम टाइम में चीज़ों को वाइंड अप करूँ। क्वेश्चन आ गया जी 7 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी तरफ चलते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन द फिगर ABC जो है, जो ABC है वो CED यानी ABC, ये वाली आपको एक फिगर अगर यूँ नज़र आ रही हो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और दूसरा CDE जो है ना CD, ये वाली दो क्या है कि आपस में ये इक्वल ट्रायंगल है, सेम है। तो इसमें हमारे पास जो एंगल A पर बन रहा है BAC, यानी यहाँ पर एंगल बन रहा है इधर, यानी यहाँ से इस तरफ को आएँ और इधर से इस तरफ को जाएं तो यहाँ पर एंगल जो है ये देखें 20, यहाँ पर 20 डिग्री बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो है ना, अगर आप C से D और D से E की तरफ जाएं तो यहाँ पर एंगल 60 का बन रहा है, ये उसने खुद बता दिया। फिर कह रहा है A से B जो है ये 8.8 सेंटीमीटर है, AB यानी ये वाली साइड है, AB ये वाली साइड है जो 8.8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, 8.8 सेंटीमीटर है। अब देखें एंड 10 जो है DA उसने यहाँ पे लिखा नहीं है, DA जो है DC सॉरी, या CD या DC, ये देखिए 10 सेंटीमीटर है। ये सारा कुछ इसने दे दिया। कैलकुलेशन की बात करता है कि ECD, वेयर इज ECD। अब देखिए, अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना और यहाँ पर बनेगा वो दोनों सेम होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल हो। फिर तो आप यूँ भी इसके आगे लिख सकते हैं कि एंगल जो C है ना और वो एंगल A के इक्वल है, और दोनों क्या है 20 डिग्री के हैं, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि जो ECB की अगर बात करें, ECB इसकी बात करें तो लाजिम बात है जो ECB होगा वो 60 डिग्री की इक्वल होगा। क्यों? ECB जो है वो इक्वल होगा EDC के, यानी कि एंगल जो D है, यानी यहाँ पर जो बन रहा है, और एंगल जो C है, अच्छा एंगल C कौन सा वाला है, एंगल C ECB वाला कौन सा, या ये लिखा हुआ है ना, एंगल ECB ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल वो इक्वल है इसके, और ये कितना है 60 डिग्री के है, और ये क्या है कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हैं। आगे अगर हम बात करें, जिससे मैंने बड़े डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व भी किया, वो भी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, और इतना लिख दें तब भी ठीक होता है। अब देखें यहाँ पर ABC की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं। अब ये देखें हमारे पास कितना है, ये 60 है, ये कितना है 20 है, तो A टोटल जो है A 180 डिग्री में से अब कितना 20 और 60 को माइनस कर लें, 20 और 60 को माइनस करें, 20 और 60 कितना होता है 80, तो 80 जब चला जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 की इक्वल होते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल हैं ये वो 180 की इक्वल है। अगर 180 की इक्वल है, दो गिवन है 60 और 20, 60 और 21 80 होता है। जब 80 को 180 में से माइनस करेंगे तो 100, ये वाला एंगल 100 का आ जाएगा। अब कह रहे दी लेंथ ऑफ AE, किधर गया जी, AE लेंथ कितनी है, तो स्टूडेंट देखें बहुत आसान सा काम है। अब जो लेंथ है हमारे पास, द लेंथ ऑफ AC, पहले कह रहे हैं लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC कितनी है, अगर वो CD के, यानी CD और AC कोरिस्पोंडिंग साइड है, तो लेंथ ऑफ AC इक्वल है किसके, CD के, और कितनी है जी, अगर ये देखो 10 है तो ये भी 10 होगी, 10 सेंटीमीटर है। अब AE की बात करता है, क्या करता है, E की बात कर रहा है
तो ए ई जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 में से 8.2 निकाल देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा ये देखें मैंने यहाँ पर, ये देखें ये क्वेश्चन सारा मैंने यहाँ पर किया हुआ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये देखो 20 आ गया, ये देखो जो मैंने 60 और 80 को आपस में ऐड करके माइनस किया तो 100 आया। ये वाला एंगल जो मैंने बताया था कि 180 में से 60 और 20 को ऐड करेंगे तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा, 100। तो ये देखें वो 100 डिग्री आ गया। इसी तरह ये देखिए, ये पहला पॉइंट का आंसर है, ये दूसरे पॉइंट का आंसर है, ये तीसरे पॉइंट का आंसर है। 1 बाय 1 यानी कि आपने इसी तरह बता देना। ये मतलब होता है ई जो है वो कोरिस्पोंडिंग टू बी है, सी जो कोरिस्पोंडिंग टू ए है, डी जो है कोरिस्पोंडिंग से, यानी कि कोरिस्पोंडिंग मतलब जो वर्टिक्स होते हैं ना उनको कहा जाता है कि अगर ट्राइंगल सेम है तो उनके जो वर्टिक्स होते हैं वो उनमें भी कोरिस्पोंडेंस होती है। अब ये देखें हमारे पास 10, ये जो ऐसे मैंने बताया था 10 है, ये देखो पॉइंट नंबर 4 10 है। अब 5 की अगर जो बात करें तो टोटल हमारे पास द लेंथ ऑफ ई सी जो है लेंथ ऑफ बी ए के, अगर ई सी जो है ई सी और ए बी जो है लेंथ क्या है इनकी सेम है, तो इसलिए अब देखें लेंथ ऑफ ई सी इज इक्वल लेंथ ऑफ बी ए, इसलिए कि ई बी और सी ए, ई बी में और सी ए में कोरिस्पोंडेंस है। ई बी देखिए ई किधर गया जी, ई और बी यानी ये जो वर्टिक्स है ये इसकी इक्वल है, और जो सी है वो किसकी इक्वल है, ए के, यानी ये वाला ऊपर वाला जो कोना है ना, ये वाला जो वर्टिक्स है वो इस वर्टिक्स के इक्वल है, और ई जो है वो किसकी इक्वल है, बी के। ये जो वर्टिक्स है ये इस वर्टिक्स की इक्वल है इस वाले पॉइंट के, और ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ जो बनेगा ये इसकी इक्वल है। ठीक है, फिर भी ना समझ आया बताना, मैं वाइट बोर्ड पे इसको ज़्यादा डिटेल में भी समझा दूंगा। तो इसलिए दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8.8 होगा, दोनों 8.8 हैं तो सेम होगा। लेंथ ऑफ ई सी क्या हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए ई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, तो अब देखें टोटल ये वाला ए सी जो है ये 10 है, क्योंकि सी डी 10 है, तो सी डी की कोरिस्पोंडिंग साइड क्या है, सी ए सी है, तो इसलिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ 10 है, तो इसमें से ये 8.8 जब निकालेंगे पूरी 10 में से 8.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.2 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल 10 थी उसमें से 8.8 जो है वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा, 1.2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास, यानी यूँ आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास 7 का जो पार्ट बी है वो क्या है, वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो 7 बी एक फिगर इस तरह की थी, उसमें ये देखो एक रेक्टेंगल है ये वाली, और ये वाला उसका क्या है बीच में सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल को अगर मैं अलग से बना लूँ ऐसे, तो यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ 12, यानी इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 12 है। तो अगर बात करूँ 6 इधर आ जाएगा, 6 रेडियस इतना आ जाएगा। तो अगर इसका जो फार्मूला है हमारे पास लगता है सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई की जगह आप 22/7 लिख लें, और आर की जगह देखो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। और इसका जो रेक्टेंगल है इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो यही देखो हमने किया कि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, के एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम अलग पहले लगाया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में देखो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। 12 15 को देखो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 180 कि इसकी यानी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये टोटल जो इसका एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर जो है, तो देखो 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 2 11 सर, तो देखो 11 इसी तरह आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम है, तो 6 6 36। अब ये जो 11 है ये क्या लिखा हुआ है, 11, ठीक हो गया। अब देखें 11 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 796 हो गया, और 7 पे डिवाइड करेंगे तो 56.57 आ गया, जिसे तकरीबन राउंड ऑफ करके हमने 57 लिख दिया, यानी वेरी क्लोज टू 57 है। और अगर यही लिख रहे हैं तब भी ठीक है। तो अब हमारे पास एरिया फिगर क्या है, एरिया फिगर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 180 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 57, तो इन दोनों को ऐड किया तो 235 मीटर स्क्वायर। सिंपल हमने क्या किया इसमें, इसका एरिया निकाला, इसका जो एरिया हमारे पास था वो 180 आ गया और इसका तकरीबन 57 आ गया, तो इन 180 और 57 दोनों को ऐड किया तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ गया। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो हमारे पास 235 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी 8। अब 8 ये है जी हमारे पास 8 का पार्ट। अब ये देखें, इसमें कह रहा है कि असल में ये जो दोनों फिगर है ना ये कंग्रेट है, मतलब ये दोनों फिगर आपस में बिल्कुल सिमिलर है। अगर देखें सिमिलर है तो इसमें हम क्या है कि अगर सीक्वेंस क्या होती है, देखिए ABCD PQRS, यानी एक जो वर्टेक्स है वो P से मिलेगा, B जो है वो Q से मिलेगा, C जो है वो R से मिलेगा, D जो है वो S से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में सेम है। अब आप देखें कि जो एंगल A है और एंगल P जो है वो सेम वर्टेक्स है, सिमिलर वर्टेक्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या कोरिस्पोंडिंग वर्टेक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, तो P कितना है हमारे पास, इधर P है तो इधर 73 है, तो P एंगल P इज इक्वल टू 73 आ जाएगा। ये मैं आपको कंप्लीट सॉल्व भी किया वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम कॉमन वर्टेक्स हैं इनके, तो इसलिए ये वाली P है तो ये 73। अब ये देखो ये B जो है वो Q की इक्वल है, क्योंकि ये देखो A के बाद B आता है, इसी तरह P के बाद Q। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखें ABCD PQRS, तो A P की इक्वल, B Q की इक्वल, B कितना है यहाँ पर B है तो यहाँ पर 102 है तो B की वैल्यू 102 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखें Q है, तो देखो जो Q है अगर ये देखें कि ये वाली जो साइड है हमारे पास AB और ये जो PQ है ये कोरिस्पोंडिंग साइड है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के, तो अगर यहाँ Q है तो यहाँ देखो 6 है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह ये देखें, ये सारा कुछ मैंने इसी तरह लिखा कि A जो है वो P एंगल P एंगल A की इक्वल है जो कि 73 है, एंगल A एंगल P की इक्वल है और दोनों अगर ये 73 है तो ये भी 73 होगा, तो इसलिए P जो है वो 73 की इक्वल आ गया। ये देखें P जो है वो 73 की इक्वल आ गया। फिर B और Q आपस में इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया था B और Q, B यहाँ पे B आ गया और यहाँ 102 आ गया, तो ये देख सकते हैं B 102। अब ABPQ दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं, ABPQ दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर के हैं, तो अगर ये भी 6 है तो ये भी 6 है और ये Q है तो डेफिनेटली Q की वैल्यू 6 आ जाएगी। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और इसके आगे रीज़न आपने लिख देनी है सिमिलर कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CD RS की इक्वल है, CD किसकी इक्वल है RS की इक्वल है, तो अगर CD है तो ये 6 आ गया, यानी कि ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा। ADPS की इक्वल है, AD और PS की इक्वल है, ये दो PS ये दोनों किसकी इक्वल है, यानी कि 7 सेंटीमीटर की इक्वल, यानी PS हमारे पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये PS जो है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ हो सकता है क्यों है तो इधर इसने R ज़रा मिसिंग है, समझ नहीं आ रही, लेकिन इधर इसकी जो भी होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। शायद ये लिखा भी कुछ इसी तरह हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 8 का पार्ट A जो है वो कंप्लीट हो गया। अब 8 का पार्ट B है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखें ये क्वेश्चन जो है ना 6B का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A है, यानी एक्सरसाइज 6B है, एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A है। इसका लेक्चर बहुत डिटेल में मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आप ने देखा हुआ तो आपको याद होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। अब ये देखो वो कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ना ABCD PQRS के इक्वल है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटर में जो सम ऑफ एंगल, इसका जो एंगल होता है सम ऑफ एंगल होता है वो 360 इक्वल होता है। तो अब देखें हमारे पास ये देखें SPQ जो है वो इक्वल है किसके DAB के, कि जो यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है ये दोनों सेम है। अगर ये x है तो ये भी यानी कि ये 95 है तो ये भी 95 हो, क्योंकि x है तो x की वैल्यू 95 आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया SP
क्यू डी ए बी, तो एक्स ये एस पी क्यू एक्स है, तो ये डी ए बी 95 है, तो 95। और इसके आगे हमने रीजन क्या लिखेंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर, कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटर। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास ये है कि ये वाला एंगल सी जो है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसकी इक्वल होगा, लेकिन ये 3 तो उसने दे दिए, ये वाला तो ये दिया नहीं है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ये क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। तो 360 में से इन तीनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आएगा वो 60 होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। टोटल क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल 360 की इक्वल होगा। इस 360 में से ये वाले 1 2 3 एंगल, ये देखिए ये तीनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने ऐड किया तो 308 होगा। 308 जो है वह 360 से निकला तो 52 आ गया। तो ये वाला एंगल 52 के, अगर ये 52 है तो y इज इक्वल टू 52 होगा, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो ये लिख दिया कि क्यू आर एस जो है वो बी सी डी की इक्वल है, एंगल आर एंगल सी की इक्वल है। तो एंगल आर पे देखो, आप देख सकते हो y है, सी पे 52 है, तो y की वैल्यू 52 आ गई। अब हमारे पास क्योंकि हमने साइड फाइंड करनी है तो कोरिस्पोंडिंग साइड का आपस में कंपैरिजन करना है। ए बी बी सी, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, यानी कि पहली साइड इज इक्वल टू पहली साइड की और दूसरी साइड की जो रेशो है इसकी भी, पहली साइड पी क्यू है, दूसरी साइड क्या है क्यू आर है। तो ये देख सकते हैं पी क्यू और दूसरी कौन सी है क्यू आर, ये क्यू आर। अब इसमें सिंपल हमने जो वैल्यू ये देखें 8 12 7.2 और z वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये देखें 7.2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 12 का टेबल 7.2 पे 0.6 टाइम जाएगा, तो z इधर लिख दिया इक्वल। इसी तरह ये वाला 8, ये वाला 0.6, तो 8 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो z की वैल्यू 4.8 होगी। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली और एक ये वाली, ये 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, ये तीनों हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 9 जो है वो 5 बी और सी जो है वो इस चैप्टर में से दे दिए गए, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज की है, कंसेप्ट वही है। ये देखिए मेरे पास क्या है कि मिड टर्म ब्रेक, सिंपल सी बात है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी डिटेल में चीज़ें कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। 6 पी स्क्वायर, इसी तरह ये देखो 7 है, तो इसका मिड टर्म ब्रेक किया 15 में से जब 8 निकालते हो तो आपके पास कितने बचते हैं 7। तो इसका मिड टर्म ब्रेक कर दिया कि 15 में से 8 निकालें तो 7 होते हैं, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो वही प्रोडक्ट आता है जो 6 पी स्क्वायर और 20 को मल्टीप्लाई करो। तो इसलिए ये देखो इन 3 पी कॉमन ले लिया, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, पी 2 थे 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। तो प्लस 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, पी था पी बाहर चला गया, -4 4 एलसीएम, यानी 4 कॉमन लिया, 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, पी इसी तरह आ गया। ये माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो इसलिए ये वाला साइन माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा। 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 2p + 5 2p + 5 2 टाइम है, 1 टाइम लिखा। 3p - 4 है तो 3p - 4 लिख दिया। इसी तरह इसका जो मिड टर्म है वो 1m और यानी 1 और 8, यानी 9 को हमने ब्रेक करके 1 और 8 में लिख दिया। फिर इन दोनों में से देखो, इसमें से m कॉमन लिया, जब m कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास m + 1 आ जाएगा, 8 कॉमन लूँगा तो m + 1 आ जाएगा। m + 1 2 बार है, 1 बार लिखा, और m + 8 इस तरह आ गया। ठीक है, ये आसान से, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब देखें 6 5 30 होता है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 10 और 3 में, क्योंकि 10 और 3 भी 30 होता है। अब इनमें से 5p कॉमन लिया, 5 बाहर चला गया, p 2 थे बाहर चले गए, 1 बच गया। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, तो ये p है, ये p बाहर चले गया तो सिर्फ 2 आ जाएगा। -3 कॉमन लूँगा तो p आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, p - 2 2 टाइम है, तो p - 2 को मैंने 1 बार लिख लिया, ये वाला 5p और ये -3 5p - 3 ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो मैंने जो मेरे पास मिड टर्म आएगा 24 में से 5 निकालूंगा तो मेरे पास 19 बनेंगे। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालते हैं। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने 120 का एलसीएम लिया, 2 60s are 2 30s are 2 15s are 3 5s are 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24। जब 24 ये साइड वाले नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करो 24 होता है। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो 120 होता है। 24 में से 5 निकालो तो 19 बचता है। तो इसलिए ये मेरे पास क्या हो गया, 19 की जगह मैंने 24 और 5 लिख दिया। अब गिवन साइन माइनस का था, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाया। देखिए 6 में x मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितने थे, 6 बाहर चला गया, x स्क्वायर था, x बाहर चला गया, एक x बच गया। -6 का टेबल 24 पे 4 टाइम जाता है, x बाहर चला गया। 5
एक्स आ गया और 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम, x माइनस 4 2 टाइम था, कॉमन लेके एक बार लिख दिया, फिर ये वाला 6x और ये वाला 5 बच गया। तो ये हमारे पास यानी कि इसका पार्ट 9 का जो 9 है वो क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। द फिगर शोज अ रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एज इंडिकेटेड, गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 120 है, यानी कि पेरीमीटर उसने हमें क्या दे दिया, 120 उसने हमें दे दिया। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर का मैंने फार्मूला लगाया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर की जगह 120 लिख दिया, 2 जो है इस ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये वाला 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, और एल की जगह देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, और b की जगह 2x माइनस वाई। अच्छा, इसमें मैं ऊपर लिख देता हूँ कि मेरे पास जो क्या है जी, लेंथ है वो मेरे पास 2x प्लस वाई है, ब्रेड्थ जो है वो मेरे पास 2x माइनस 3 है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 120 है। तो अब आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर की जगह मैंने 120 लिखा, और इस साइड पे ये वाला जो 2 था ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया। देखो एल है, एल की जगह ये देख सकते हैं 2x प्लस वाई, तो एल की जगह 2x प्लस वाई, आगे प्लस प्लस, आगे बी है ब्रेड्थ 2x माइनस 3, तो देखें ब्रेड्थ की जगह 2x माइनस 3 मैंने लिख दिया। 2 का टेबल 120 पे देखो, 2 60 सर 120 होता है तो 60 आ गया, ये माइनस 3 इधर आके प्लस हो गया, ये 2x और ये 2x 4x होगा, और ये yx। ये देखें 4x प्लस वाई को मैंने इधर लिख दिया, 60 में 3 ऐड करके 63 कर दिया, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। तो उसने ये कहा था कि भाई ये उसका पेरीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है, और लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो इसलिए पहले हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन हमने बना ली। अब दूसरा हमने रूल लगा दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, यानी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। तो अब देखें ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो 2x प्लस वाई को मैंने 3x माइनस वाई की इक्वल किया, ये देख सकते हैं 2x प्लस वाई, ये वाली साइड इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब ये देखें ये 3x है, ये 2x इधर जब इस तरफ आया तो ये माइनस हो गया, ये देखो माइनस वाई था, ये वाला भी इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो इस तरफ 0 बचता था, तो मैंने इधर के बजाय इधर 0 लगा दिया। अब देखिए 3 में से 2 गए तो 1x बचा, माइनस वाई माइनस 2y हो गया, और दूसरी तरफ 0 बच गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब फ्रॉम 2 यानी इसी इक्वेशन को मैंने ले लिया, x को इधर ही रहने दिया, ये जो माइनस 2y है उधर जाके प्लस 2y हो गया। इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, पुट इन 1, इस वाली में जो इक्वेशन 1 है इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट किया। अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, 4x है प्लस वाई। तो ये देखो मेरे पास जो 4 है, ये देखो मेरे पास 4 इस तरह आ गया। अब x की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ x किसकी इक्वल है, 2y के। अगर x 2y की इक्वल है तो मेरे पास ये देखो जो 4x है, मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, ये इक्वेशन 1 थी। ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, ये इक्वेशन 1 थी। ये देखिए ये 4 इसी तरह आगे, ये वाला जो x है इस x की जगह ये देखो x की वैल्यू 2y लिख दी, ये वाला प्लस इस तरह, ये y इस तरह, ये 63, 2 2 4 4y प्लस y 63, 8 और 1 9y इज इक्वल टू 63, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, तो 9 7 63, पुट इन 2, इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। यानी पुट इन 2 का मतलब है मैं इस साइड पे लिख दूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये देखें x जो है मेरे पास क्या है कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इसी तरह, ये देखो आप मेरे पास x इस तरह लिख दूंगा, माइनस 2 y की जगह देखो 7, तो मैं 7 पुट कर दूंगा और 0, तो x माइनस 14 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 0, तो x इज इक्वल टू 14। इस तरीके से मैंने x की वैल्यू देखो 14 निकाल ली है कि सिंपल मेरे पास जो इक्वेशन 2 ये वाली है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसमें y की जगह, क्योंकि मैं 7y की जगह y की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, इसलिए y की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। इस 7 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, ये माइनस हो रहा था दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू 14 आ गई। अब एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो देखें l की वैल्यू लेंथ की ये देखो ऊपर मैंने लिखी थी 2x प्लस वाई, तो ये देखें लेंथ की जगह ये मल्टीप्लाई ब्रेड्थ देखिए मेरे पास क्या है 2x माइनस 3 है, तो ब्रेड्थ की जगह मैंने 2x माइनस 3। दूसरा आप यहाँ पर भी इसका देख सकते हैं कि अगर जो लेंथ और ब्रेड्थ है, तो ये देखिए लेंथ है, लेंथ की ये वाली मेरे पास लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ की जगह 2x प्लस वाई, ये देख सकते हैं मैंने 2x प्लस वाई। ब्रेड्थ मेरे पास क्या है, ये देख सकते हैं ब्रेड्थ 2x माइनस 3 है, तो ये देखिए ब्रेड्थ की जगह 2x माइनस 3। ये देखिए ये 2 इसी तरह, x मेरे पास 14 है, x की जगह 14 लिखा, ये प्लस इसी तरह, y की जगह देखो 7 लिखा, ये 2 इसी तरह, x की जगह 14 और ये माइनस 3 इसी तरह, ठीक हो गया।
अब देखिए 14 टू ज़ा 28 होता है, ये 7 इसी तरह प्लस 7 इस तरह, 14 टू ज़ा 28 और ये -3 इस तरह। 28 में 7 ऐड की 35 हो गया, 28 में से 3 माइनस किए 25। ये देखें ये साथ मैंने साइड में मल्टीप्लिकेशन की हुई है, आप कर सकते हैं ऐसे। 35 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया मेरे पास 935 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से 10A हो गया। 10B एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपका काम कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, ये उसने हमें एक ग्राफ दे दिया, कह रहे फॉलोइंग The following line graph shows the number of cars sold in 5 days, Monday to Friday. Study the graphs and answer the following. कि भाई ये ग्राफ दे दिए गए जिसमें मंडे टू फ्राइडे 5 डेज में कार्स सेल आउट हुए। इनके इसको आपने ग्राफ को क्या करना है, देखना है और ग्राफ की को देखते हुए नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने। अब देखें, अगर बात करें फ्राइडे मंडे को, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ये 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मंडे को कितनी गाड़ियाँ बिकी, 3। अब देखें ट्यूसडे को, ये देख सकते हैं ये 5 के बिल्कुल ऊपर है यहाँ पर, तो कितने बिकी 5। वेंसडे देखें 6 के बिल्कुल सामने है, तो वेंसडे को कितनी बिकी 6। ये देखें थर्सडे ये देखो यहाँ पर है, ग्राफ टच कर रहा है, ये किस लाइन को टच कर रहा है 4 को, तो इसका मतलब है यहाँ 4 बिकी। फ्राइडे को मैक्सिमम देखो 9 है, ये देख सकते हैं 9 बिल्कुल 9 के सामने, तो 9 है। यानी इस तरफ नंबर ऑफ डेज हैं और इस तरफ नंबर ऑफ कार्स जो हैं जो बिकी हैं वो बताया है। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन 5 डेज, पहला तो टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 5 डेज इज इक्वल टू 27। कैसे, ये वाला 3 प्लस 5 किधर गया जी, एक सेकंड, ये देखो 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 9, यानी ये जो जितने भी नंबर थे 3 5 6 4 और 9, इन सारे ये जो यानी कि मंडे को 3 कार बिकी, ट्यूसडे को जो है 5 हैं, वेंसडे को 6 हैं, थर्सडे को 4 हैं और फ्राइडे को 9 है। इन सारी कार्स को जब आप ऐड करते हैं तो 27। नंबर 2 में कह रहा है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वर सोल्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा कार बिकी, तो मैक्सिमम कार सोल्ड ऑन फ्राइडे। देख सकते हैं 3 5 6 4 9, तो 9 सबसे ज़्यादा किसको बिकी, फ्राइडे को, तो 9 कार्स जो है वो फ्राइडे को बिकी। कार्स सोल्ड ऑन वेंसडे, अगला कहते हैं हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑन वेंसडे, तो वेंसडे को आप देख सकते हैं कि वेंसडे को 6 हैं, तो 6 कार्स लिखते हैं। नंबर 4 में कह रहा है विच डे हैड द मिनिमम सेल्स ऑफ कार्स, कम से कम कार कब बिकी, देखो कम से कम कार किसको बिकी, मंडे को। मिनिमम कार सोल्ड ऑन मंडे है, दैट इज 3 कार बिकी। तो इस तरीके से इस छोटा सा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी जो पेपर है वो उसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर भी कोई मसला हुआ तो बताइएगा, मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में इसका फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।